सोना चांदी बेवकूफ़ बना रहा है? ये ट्रेडर्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन निवेशक के लिए ये बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। ये बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। और कितना नीचे जाने वाला है सोना या चांदी? जब तक ट्रम्प रहेंगे ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड रहेगी और ट्रेडर से लेके निवेशक को यहाँ पे फ्रीक्वेंट चर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हम 2025 और 26 के शुरुआती वक्त वाली जो रैली थी, ग्राफ हम वैसे ही ऊपर जाता हुआ देखेंगे, या सोने में जो नई रैली आएगी वो उससे और ज़्यादा हो सकती है? कि हमें एक्सट्रीम टारगेट्स को नहीं देखना चाहिए। मार्केट को ये बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं। जो हमें जेन्युइन लग रहा है टारगेट, जो इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने ही वाला है, आप श्योर हैं इस चीज़ को लेके? 2-3 महीने भी अगर ये वॉर खिंचता है तो एक इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में वो देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्रूड ऑयल $200 तक भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी आपको भी लगती है? $200 तो मुझे नहीं लग रहा। वी कैन गो टुवर्ड्स $150 हमारा आ सकता है। बॉटम क्या हो सकता है गोल्ड सिल्वर का? मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट लेवल होगा यहाँ पे आने का, कोवेसी लेटर की तरफ से ये कहा गया है गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में कुछ खेल चल रहा है। $80 कॉमिक्स में होना और $110 चाइना में होना, इतनी पैरिटी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। और बैंक्स के पास इतना ज़्यादा फिजिकल नहीं था और जो था वो उसको डिलीवर करना नहीं चाह रहे थे। हाँ। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हुए। तो आप सलाह देती हैं बिटकॉइन के ऊपर भी? बिटकॉइन हमारे यहाँ से भी बैक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है क्रिप्टोज़ का। बिटकॉइन में पैसा आता था तो गोल्ड से पैसा जाता था, गोल्ड में आता था तो बिटकॉइन में जाता था। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2026 में भी। तो वो एक चीज़ आपको देख के बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि स्मार्ट मनी शिफ्ट कहाँ हो रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक होगा क्रिप्टो में पैसा डालना? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एड यार्डेनी कह रहे 2029 तक सोना $10,000 हो जाएगा। तो आप डेकेड के एंड में देख रही हैं गोल्ड $10,000? इसमें कुछ लॉजिकल उन्होंने बोला है, मैं इसे डिनाई नहीं करती हूँ कि जब हम देखेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तो वो नज़दीक आप देख रही हैं क्या? कि आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे कॉन्टिनेंट में है। तो हमारा अगर गड़बड़ हुआ तो रिसेशन के चांसेस होंगे। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। गोल्ड एंड सिल्वर जिसे लेकर के पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में बहुत बज़ था, हर कोई सोने और चांदी की तरफ भाग रहा था। कुछ लोग फोमो का शिकार होकर इस मार्केट में एंटर हुए थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि ईटीएफ की ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी गोल्ड एंड सिल्वर में, और म्यूचुअल फंड में जितनी खरीदारी नहीं हुई उतनी हमने गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी देखी। अब वही लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोने ने पहले भी बेवकूफ़ बनाया जब वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और सोना अब फिर बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि युद्ध वाली सिचुएशन में सोना और चांदी रॉकेट हो जाता है। कहाँ गया वो रॉकेट वाला सोना, ये समझने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं हेड रिसर्च कॉमोडिटी एसएमसी ग्लोबल वंदना भारती मैम। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक कहा मैंने, सोना चांदी बेवकूफ़ बना रहा है? ये ट्रेडर्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन निवेशक के लिए ये बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। ये बहुत बढ़िया मौका दे रहा है। अगर एक आंकड़ा यहाँ पे हम उठा के देखें शालिनी जी, 2004 में MCX आया, उस समय सोने की वैल्यू थी 5,000। अभी सोने ने छुआ 1,80,000। तो हम कह सकते हैं कि शेयर 2 कदम पीछे गया है अगले रनअप के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके की मूवमेंट हम लोगों ने 2025 में आते हुए देखी है और 26 में आते हुए देखी है, ये ऑन टोज रख रहा है। इसने बिल्कुल परेशान कर रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन की शांति के बाद एक बार ये लंबे रनअप के लिए तैयार होगा। वो थोड़े दिन की शांति ही कोई भाप नहीं पा रहा है। शायद उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ट्रम्प साहब हैं, जो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आपको अगर मैं पूछूं कि आप अभी भाप पा रही हैं कि और कितना नीचे जाने वाला है सोना या चांदी?
शालिनी जी, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा से। हमें यहाँ पे एजम्पशन लेके नहीं चलना होगा, और कुछ सिनेरियो यहाँ पे चेंज हुए हैं। जैसे ट्रम्प साहब ने मतलब अपना ये 2.0 ज्वाइन किया था, उन्होंने सबसे पहले, अगर आप ध्यान दें, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कितना सोना है इसका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। सबसे पहला उनका रीज़न था, उन्होंने बोला था कि ये ऑडिट होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट वहीं से सोने में हम लोगों ने एक रनअप आता हुआ देखा था। उनके जो ट्वीट्स होते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कहती हैं। फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले, वॉर से थोड़े दिन पहले कहा था डॉलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंटेड है, इसकी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। डॉलर की वैल्यू ऊपर आ गई। पहले उन्होंने सोने को ऑडिट करवाया, सोना ऊपर आ गया, उन्होंने बोला कि डॉलर की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि एक महीने में डॉलर की वैल्यू कितनी ऊपर आ गई है। उनके हर ट्वीट्स कुछ कहते हैं, उसके पीछे कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि मैसेजेस होता है, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होता है, और फॉर फाइनेंशियल मार्केट और जियो पॉलिटिक्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोने ने भी अपना एक रनअप दिखाया है, और जब तक ट्रम्प रहेंगे ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड रहेगी, और ट्रेडर से लेके निवेशक को यहाँ पे फ्रीक्वेंट चर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो थियोरी जो कही जाती थी हमेशा कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है, जब भी संकट आता है, तो सेफ एसेट बनता है गोल्ड। वो थियोरी जो होती थी कि जब कुछ नहीं समझ आता है, मार्केट क्रैश होता है, तो पूरा का पूरा पैसा निवेशक सोने में लगा देता है। उस थियोरी का क्या हुआ? यहाँ पे एक होता है हमारा इनिशियल रिएक्शन होता है, एक होता है कि जब हम मिड में आते हैं वो रिएक्शन होता है, एक हमारा होता है जब हम लेटर हमारा जो रिएक्शन आता है मार्केट का। 3 रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन से सोना गुजर चुका है, जिस दिन यहाँ पे अटैक हुआ था उस दिन सोना बढ़ा था। 2 मार्च में आप देखेंगे कि सोना ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त लगाई थी। इसके बाद हम लोगों ने एक पैनिक कॉल आता हुआ देखा। यहाँ पे करेक्शन का बहुत बड़ा वजह है, जब ईरान इराक का वॉर हुआ था उस समय भी हम लोगों ने सोना में इनिशियल रिएक्शन अपसाइड का देखा, फिर एक कंसोलिडेशन आया करेक्शन के बाद, फिर प्राइसेस जो है ऊपर गई। कोविड में अगर आप देखेंगे सोना पहले इनिशियल रिएक्शन ऊपर का दिखाया, फिर डाउन साइड आया, फिर एक बार मतलब कि अपसाइड गया। तो इनिशियल रिएक्शन हमने देख लिया कि अपसाइड आया, फिर हम एक कंसोलिडेशन में आते हैं, करेक्शन के बाद हम फंसते हैं वहाँ पे, फिर हमारा एक लॉन्ग टर्म मूव बनता है, चाहे वो 2008 का सब प्राइम ही क्यों ना हो। तो हर बारी हम लोगों ने सोना को और ज़्यादा मजबूत होकर बढ़ते हुए देखा है। अब यहाँ पे कुछ कारण थे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप चार्ट को ही यहाँ पे अगर हम रेफर करें, 80,000 का हमारा सोना था लगभग, मुझे लग रहा है जब शुरुआत हुई थी तो उससे भी नीचे का 73,000 के करीब थे। इसके बाद हम लोगों ने एक साल में 1 लाख तक की बढ़त देखी, यानी कि 1,80,000 हो गया। वो हमारा एक गाला टाइम था सोने का, लेकिन साथ में कुछ स्पेकुलेशन था। इस वॉर से पहले ही सोने में एक डाउनसाइड मूवमेंट आ गई थी, और वो बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। वहाँ पे मार्जिन हाइक से लिक्विडेशन था, स्मार्ट मनी मूव कर रहा था एक ओवरबॉट जोन से, सेक्टर से एक ऐसे तरफ जहाँ की ज़्यादा मतलब अब रिटर्न आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 73,000 के गोल्ड को 1,80,000 तक आता हुआ देख लिया था। अब वहाँ पे और ज़्यादा स्पेकुलेटिव रैली नहीं हो सकती थी, वो कारण थे। और फिर आ गया हमारा वॉर में पेट्रो डॉलर ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि जब भी हम क्रूड हम मतलब ट्रेड करते हैं, हमारा बेस यहाँ पे डॉलर होता है। क्रूड 70 से 140 डॉलर आ गया, समझिए डॉलर का जो डिमांड है वो भी हमारा डबल हो चुका था। ये बिल्कुल थ्योरी थी, और जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं शालिनी जी, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता है कि मूव कहाँ करनी है, मनी को मूव अप नेक्स्ट कहाँ करना है। उन्होंने वॉर देखा, उन्होंने बोला कि अब सोना सेफ हेवन नहीं है, सेफ हेवन क्रूड है, ट्रेजरी है, और फिर हमारा डॉलर इंडेक्स है। तो आप देखिए ऑल ऑफ सडन तीनों जगह पैसे गए हैं। इक्विटी से पैसा गया, क्रिप्टो से पैसा वापस गया, सोने चांदी से पैसा वापस गया, और यहाँ 3 जगह हमारा लगा। और वहाँ पे पेट्रो डॉलर का एक इम्पैक्ट जो है हम लोगों ने, जो वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आता हुआ देखा। अब जितनी भी क्रूड के ट्रेड्स होते हैं वो ज़्यादातर 70% होते हैं डॉलर टर्म्स में। क्रूड हो गया 70 से 140, डॉलर की डिमांड यहाँ पे सीधे बढ़ती हुई नज़र आई थी। हमारे जो रिजर्व्स थे फॉरेक्स, वो यहाँ पे कम होने लगे। तो डॉलर मेन यहाँ पे सेफ हेवन बन गया, क्रूड मेन सेफ हेवन बन गया, और गोल्ड आ गया हमारे बैक फुट पे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अगली रैली के लिए बहुत बड़ा बेस तैयार कर रहा है। अभी रैली और आने वाली है इसमें? मुझे लग रहा है कि ये रैली आएगी, कंसोलिडेशन लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन और रशिया के वॉर के समय का अगर हम कैलकुलेट करें, इट वाज ऑफ 7-8 मंथ्स, 7-8 महीने का हमारा कंसोलिडेशन था। $19 का सोना, $1,900 का सोना हम लोगों ने कहाँ तक जाता हुआ देखा है? $5,600 जाता हुआ देखा है। विदिन 3 ईयर्स हम लोगों ने वो पार करता हुआ देखा है। हाँ। तो अब यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोना कंसोलिडेशन में रहेगा। न्यू जो जियोपॉलिटिक्स डेवलप हुए हैं, पहले डी डॉलराइजेशन बहुत बड़ा एक मुद्दा था सोना का मतलब बढ़ने का, क्योंकि ट्रेजरी में हमने क्रॉस किया कब? 2025 में ट्रेजरी में निवेश कम हो रहा है, और हम गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। और ये कौन बढ़ा रहा है? ये सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहा है।
तो जितने भी देश हैं वो गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड, मतलब कि सोने के ट्रेजरी के बदले में वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको डॉलर पे फेथ कम है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट ने ये वॉर ने एक्सपोज करा है यूएस को, आपने ये देखा है इतने सारे मिलिट्री बेसिस बने थे, इतने सारे मिलिट्री बेसिस बने थे, इसके बाद भी जो 14 कंट्रीज़ हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यहाँ पे वॉर में इंक्लूड मतलब हो चुकी हैं, वो शामिल हो चुकी हैं। और उन्होंने देखा कि यूएस के मिलिट्री बेस बनाने के बावजूद भी उनका जो एनर्जी इंफ्रा क्या, उनके सिविलियंस यहाँ पे सेफ नहीं है। Right. तो जियो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी यहाँ पे बदलेगा, वो बदल रहा है। और दूसरी चीज़ है जो डी डॉलराइजेशन हम लोगों ने देखा था खासकर यूक्रेन वॉर के बाद, इस वॉर के बाद जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होगी। ओके क्योंकि ट्रम्प के स्टेटमेंट, उनकी पॉलिसीज़, प्रो अमेरिका पॉलिसीज़, आपने अलायंस तो कर लिया लेकिन आप उसको निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी आपका मिडल ईस्ट का जो अलाइज है वो सेफ़ नहीं है, तो उन्हें सेफ फील नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदलेगा और वो सबसे ज़्यादा बदलाव लाएगा सोने के डिमांड में। क्योंकि पहले भी यही हुआ था यूक्रेन में, रशिया में, फिर क्या हुआ था, हमने उनके फंड्स को ब्लॉक किया, इसके बाद रशिया ने और बाकी कंट्रीज़ ने दे लर्न देयर लेसन्स। तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने ना सोने की बाइंग तेज कर दी कि हमें डॉलर में नहीं, इन केस ऑफ वॉर हमें सोने में जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि जितनी भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, अब वो फॉरेन वॉल्ट्स में भी सोने को नहीं रख रहे हैं। इंडिया ने भी जितने भी सोना है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी कंट्री में अपने कंट्रोल में रखा है। तो इनफैक्ट इस सिचुएशन में वो अपनी सोने को फॉरेन में सेफ भी फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रैली की आपने बात की वो हम 2025 और 26 के शुरुआती वक्त वाली जो रैली थी, ग्राफ हम वैसे ही ऊपर जाता हुआ देखेंगे, या सोने में जो नई रैली आएगी वो उससे और ज़्यादा हो सकती है? अभी थोड़ा सा इंटेंसिटी आपको लगेगा कि ये ब्लॉक है, बिल्कुल कंसोलिडेशन में है और ये परेशान करेगा इन्वेस्टर्स को पैसा निकालने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि डाउन द लाइन 2-3 साल का ये समय लेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का साइकिल भी अपना चेंज होगा और वहाँ से एक बेस बनेगा। और फिर मुझे लग रहा है कि वहाँ से वो रैली तेज होके आप यहाँ पे $6,500-6,600 की तरफ जा सकते हैं। बस मुझे यहाँ ये आगाह करना है कि हमें एक्सट्रीम टारगेट्स को नहीं देखना चाहिए। ना तो हमें $2,500 देखना है, ना हमें $10,000 देखना है या $9,000 देखना है। कुछ ऑप्शंस में पोजीशंस बने थे, मार्केट को ये बहुत ज़्यादा मतलब गुमराह करते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आया था कि $15,000 और $20,000 पे भी यहाँ पे पोजीशंस बन रहे हैं। Right. बस हमें वैसे न्यूज़ से बचना है। जो हमें जेन्युइन लग रहा है टारगेट, जो हमें लग रहा है कि ये रिसर्च बेस्ड है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, बस हमें वहाँ तक रहना है। बट 6500 भी जो आप बोल रही हैं वो भी यहाँ से $2,000 तो ऊपर हो ही गया, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर कोई अभी घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी 10,000 तक हम क्यों सोचे, 6500 पहुंचेगा, उसके बाद आगे का टारगेट आपसे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो अभी फॉर द टाइमिंग ये 24 डेज के वॉर ने काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं। हम इंटरेस्ट रेट कट का यहाँ पे वेट कर रहे थे। आपने देखा होगा कि हेडलाइंस होता ही था कि पॉवेल के साथ टसल इनका ट्रम्प का कि मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करो। यहाँ पे अब जो सिनेरियो बन रहा है, ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने देखा कि एक सिनेरियो बन रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक का इन द मंथ ऑफ जून। तो इस वॉर ने बहुत कुछ चेंज करा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होगी तो ये एक पॉज लेगा सोना। लेकिन जैसे ही फिर हम इंटरेस्ट रेट कट के साइकिल में आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेटाज आने खराब शुरू हो गए हैं। हमारा इंडिया का जीडीपी आज रिवाइज होके आया, कल आया, गोल्डमैन सैक ने बोला कि अब 5.8 या 5.9 हो सकता है, जो कि 7% तक था। तो इसके इम्पैक्ट ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। मतलब जो अभी कह सकते हैं जो कयास लगाया जा रहा है, जो रिसर्च मतलब यहाँ पे एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं हमारे, तो वो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो यहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, जीडीपी पे आएगा, हमारा PMI हमारा कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी और फिर हमारा डेट बढ़ने वाला है इस वॉर से, इस क्राइसिस से। क्योंकि ये क्राइसिस कोई ईरान या इराक का या रशिया यूक्रेन नहीं है, ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी क्राइसिस होने जा रही है, क्योंकि इसमें यूएस भी है, मिडिल ईस्ट भी है और रशिया तो ऑलरेडी पहले से था ही। ठीक बात, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डरावनी भी हैं। मुझे लगता है हम सबको सचेत होने की ज़रूरत है। मैम ने कहा कम है, आप समझिएगा ज़्यादा, ऐसे अगर मैं कहूँ तो। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने ही वाला है, आप श्योर हैं इस चीज़ को लेके? कट तो चलो नहीं होगा, बट बढ़ेगा ऐसा आपको लग रहा है जून में होगा?
ये वॉर की इंटेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वॉर यहाँ पे प्रोलॉन्ग होता है, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन में भी सोचा नहीं था कि हमें लगा था कि 1 या 2 महीने में ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। दे आर इन 4th ईयर नाउ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी यहाँ पे वॉर यहाँ पे ख़त्म होगा। हालांकि ट्रंप इसे ख़त्म करना चाहेंगे, वो चाह भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान इंटरेस्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने भी अगर ये वॉर खिंचता है तो एक इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में वो देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। ये ट्रम्प साहब जिंदा रहने देंगे फिर पवेल जी को? उनकी चाहत तो फिर पूरी हो नहीं पाएगी और फिर ट्रम्प साहब का गुस्सा फिर अपने ही देश में कहीं ना निकले। बहरहाल ये भविष्य की बात होगी, लेकिन रघुराम राजन सर की तरफ से एक जो चेतावनी दी गई है वो भी मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्रूड ऑयल $200 तक भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी आपको भी लगती है? $147 हम लोगों ने देखा हुआ है, और वो तब देखा था 2008 में जब हमारी डिमांड कम थी, हमारा पॉपुलेशन कम था, हमारी डिमांड कम थी, हमारी पर कैपिटा इनकम कम थी। तो मेरे ख्याल से $200 तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वी कैन गो टुवर्ड्स $150 हमारा आ सकता है। तो $90 पे हम सेंस करने लगते हैं कि इकनॉमी हमारी थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब होना शुरू होगी। $100 हमें रिसेशन की तरफ ले जाता है, $110 हमारे ले जाता है क्योस की तरफ, जो एक्सट्रीम क्योस होता है, ATF का बढ़ना, एयर ट्रैवल्स कम होना, वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि $120-130 भी बहुत स्कैरी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक मतलब $10 का जो इंक्रीज़ है क्रूड ऑयल का, वो हमारे GDP को 0.5% से डेंट करता है। और इन्फ्लेशन कितना ऐड ऑन करता है? अगर हम $10 यहाँ से इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं तो 20 से 30 बेसिस पॉइंट हमारा इन्फ्लेशन ऐड ऑन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डबल वे में हम डबल स्वॉर्ड्स पे हैं। इन्फ्लेशन भी हमारा हायर साइड जा रहा है, प्लस हमारी जो GDP है वो नीचे की साइड जा रही है। तो वो सिनेरियो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत हॉरिबल होता है, डरावना होता है। और वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखें, या फिर वहाँ पे एक कड़वी दवा देनी पड़ती है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक भी करना पड़ता है। तो लेट्स सी ये ज़्यादा खींचे नहीं, और अदरवाइज ये एक क्राइसिस सिचुएशन हो सकती है। एक और रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। कोबेसी लेटर की तरफ से ये कहा गया है, जो कि ग्लोबल मार्केट को बहुत करीब से ये लोग ट्रैक करते हैं, उनके साइड से ये कहा गया है कि गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में कुछ खेल चल रहा है। एग्जैक्टली इसी वर्ड को उन्होंने यूज़ किया है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है, लिक्विडेशन वर्ड भी यूज़ किया गया, कि शायद कोई बड़ा ऐसा प्लेयर है जिसे पैसे की ज़रूरत है और पॉसिबिलिटी है कि उसके साइड से गोल्ड को बेचा गया हो, जितना मैं रिपोर्ट को समझ पाई। तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि उनका इशारा साफ था कि युद्ध के समय में भी सोना गिर रहा है, इसलिए कोबेसी लेटर की तरफ से कहा गया कि मार्केट में कुछ खेल चल रहा है। हो सकता है ये तो ओपन सीक्रेट है, ये एक्चुअली ओपन सीक्रेट है, फिर तो आप बताइए। ओपन सीक्रेट है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये हिस्टोरिकली भी उन्होंने कई बार ऐसा करा है। इसका उन्हें मतलब अगर वो पकड़े भी जाते हैं, वो बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने ऐसे पोजीशंस लिए थे, उसका फिर इम्पैक्ट क्या आता है, उन्हें क्या पनिशमेंट मिलती है। रिटेलर्स यहाँ पे सबसे पहले उनकी मतलब उनके पैसे जाते हैं, यहाँ पे इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है। उन्हें कुछ मतलब यहाँ पे फाइन्स लगते हैं, 1-2 साल का जेल होता है, फिर अगेन मतलब जो प्रोसेस है वो ऑन हो जाता है। अभी जेनी स्ट्रीट का भी था, उन्होंने भी सिल्वर ETF में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने पोजीशंस कैरी करी थी, और उन्होंने एकदम से वो पोजीशंस को लिक्विडेट कर दिया। तो ETF अब हमारा 20-25% हिस्सेदारी रखता है इन्वेस्टमेंट डिमांड में। तो अगर ETF में मूवमेंट आ रही है ऊपर या नीचे, डेरिवेटिव मार्केट के अलावा मैं कह रही हूँ, तो वहाँ पे भी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक आता है। तो ये चीज़ें गोल्ड में देखी गई, सिल्वर में सबसे ज़्यादा देखी गई ये चीज़ें, और ये क्रॉस द कंट्री हुई हैं। चाइना ने इसे रोकने की कोशिश करी, चाइना ने पब्लिक करा नेम को कि ये लोग, इन लोगों ने अपने पोजीशन लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन ली, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो लोअर साइड आए, और इतनी डिस्पैरिटी, यानी कि आपको एक सिल्वर का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, $80 कॉमिक्स में होना और $110 चाइना में होना, इतनी पैरिटी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। और यहाँ पे स्पॉट मार्केट को, बढ़ते हुए मार्केट को हमने सप्रेस करने की कोशिश करी।
करी है बिकॉज ऑफ डिलीवरी एंड ऑल, क्योंकि डिलीवरी इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी सिल्वर को लेके। तो गोल्ड और सिल्वर की फिजिकल डिलीवरी की वजह से भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में यहाँ पे आ चुका था। और एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, हमारे अभी जैसे में MCX में आज 1,40,000 है। कोई अगर यहाँ पे डिलीवरी लेना चाहेंगे तो उनको 3% GST के साथ उनको ये डिलीवरी मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। लेकिन अगर यही मैं 24 कैरेट लेने जाऊँ ज्वेलर्स के पास, तो वहाँ हमें कितने में मिलेगा? 1,50,000 52,000 में मिलेगा। ये 12,000 का जो मुनाफा है ये बहुत अट्रैक्ट करता है जो फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं। ये होड़ एक्सचेंज में लगी थी कि वहाँ से फिजिकल डिलीवरी लेना, और बैंक्स के पास इतना ज़्यादा फिजिकल नहीं था, और जो था वो उसको डिलीवर करना नहीं चाह रहे थे। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज़ हुए, और अगर देखा जाए तो ETF में भी काफ़ी पोजीशंस कटी थी। तो कुछ यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, कुबैसी ने बिल्कुल उन्होंने रिवील करा और सही करा है, जो कि वो फिजिकल मार्केट से परे थे। फिजिकल मार्केट में अगर आज के दिन में आप देखेंगी तो भी सिल्वर की डिलीवरी रिकॉर्ड लेवल्स पे लिए जा रही हैं। अगर किसी की फिजिकल डिमांड इतनी होगी नहीं तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड लो पे आएगी ही नहीं। ये रिकॉर्ड लो पे आपको LME में है, शेफे में है, फिर कॉमिक्स में हल्का सा यहाँ पे बढ़ा है। तो ओपन सीक्रेट मैम ने पहले ही कह दिया था। मैं भी जिस समय चेक कर रही थी उस समय मैंने देखा कि जनवरी और फरवरी में चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा सिल्वर को इकट्ठा करके रखा गया है, और ये अभी तक का बहुत ह्यूज आंकड़ा है जो मैं चेक कर रही थी। 2026 की शुरुआत में चीन ने चांदी की खरीदारी 8 साल के उच्च स्तर पर अपनी पहुंचा दी थी। जनवरी फरवरी के दौरान चाइना ने 790 टन से ज़्यादा चांदी आयात की। लेकिन यही रिपोर्ट जिसका अभी मैंने जिक्र किया और आपसे सवाल पूछा कोबैसी लेटर की, उसमें ये भी लिखा हुआ है मैम कि युद्ध के बीच में जब तेल, शेयर मार्केट सब संभल जाएं, लेकिन सोने को आप गिरता हुआ देखें तो आप ये समझें कि मार्केट अब पुराने नियमों से नहीं चल रहा है। पुराना नियम क्या है और उससे मतलब हमें तो नहीं पता। अब 5,000 ईयर्स से हमने हमेशा देखा है कि सोना बुरे समय का साथी होता है। हम उसे निकालते हैं क्राइसिस के सिचुएशन में, जैसे कि बिल्कुल अभी का लेते हैं, क्योंकि पेंडेमिक था, इसे सबने फील करा है, सबने उसे सहा है। तो उस समय हम लोगों ने सोना को घर घर गिरवी रखा गया था। NBFC में आप देखेंगे कि रिकॉर्ड सोना प्लेज किया गया था, वहाँ लोगों ने पैसे लिए थे। ये सिचुएशंस अभी यहाँ नहीं आई हैं, यहाँ नहीं है। एक डर है यहाँ पे सोने की क्राइसिस का, एक चीज़ डर होता है कि जब इतनी हायर क्राइसिस बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट ने जो सोना खरीदा हुआ है वो 7 to 5% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व है वर्ल्ड का, जो सेंट्रल बैंक्स के पास है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। उसमें से लग रहा है कि वो कुछ यहाँ पे लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडेशन होना या इतनी क्राइसिस मतलब आ रही है सोने में। एक तो एक है कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। अगर हम 2008 को ले लें और यहाँ पे हम कंपैरिजन करें 2026 से, सोशल मीडिया ऑफिशियल अनऑफिशियल न्यूज़ फ्लो बहुत है आपको, वो नॉइजेस बहुत हैं। वो नॉइजेस भी कभी कभी हमें रॉन्ग स्टेप्स लेने में मजबूर करता है, और कभी कभी हम इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, और कभी कभी अभी मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसमें एक ये भी है कि जो रिकॉर्ड डेट पे बैठा हुआ है US, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सोना यहाँ पे गिर रहा है। वो उसे एक बारी तो इंटरेस्ट रेट देने की भी दिक्कत है, और अब तो 40 ट्रिलियन हो गया, 40 ट्रिलियन हो गया। जो हम 37 ट्रिलियन बोल रहे थे वो 40 ट्रिलियन हो गया। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के साथ ये डेट और भी महंगा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट पे ये डेट और भी महंगे होने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वैसे केस में सोना बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि एक चीज़ है, मनी सप्लाई M2 और सोने का बहुत अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप ग्राफ पे देखेंगे सिंस 2001 जो M2 मनी सप्लाई बढ़ रहा है और सोना लगातार बढ़ रहा है। जब तक वो मनी सप्लाई कम नहीं होगा तब तक सोना कम नहीं होगा। और उसका बहुत बेसिक कंडीशन है कि आप इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल हायर साइड ले जाइए, जो कि अभी के सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये भी अभी सोना गिर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक्यूमुलेशन जोन है। सोने और चांदी में आपका फेवरेट कौन है? मुझे लग रहा है डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स का मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी क्या है। अगर कोई गोल्ड और सिल्वर दोनों बोलें तो मैं बोलूँगी कि 60-40 का रखना चाहिए। अगर आप रिस्क टेकिंग है यहाँ पे तो मैं बोलूँगी 60 आप रखिए सिल्वर में, और अगर आप सेफ बेट लगाना चाह रहे हैं तो आप 60 रखिए फिर आप गोल्ड में। रीज़न बीइंग कि ये बहुत वॉलाटाइल है,
हम लोगों ने $30 से $120 आता हुआ देखा था सिल्वर को। अब $120 से हमने इसे $65 तक आता हुआ देखा है। लेकिन जो सिल्वर की अभी डिमांड है, जब तक इसका सब्स्टिट्यूट निकल के नहीं आता है, तब तक मुझे लग रहा है कि जैसे ये वॉर ओवर होता है और चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड आपको फॉर द टाइमिंग वी शेप रिकवरी नहीं कह सकते, लेकिन वो आपको सिल्वर में आएगी। क्योंकि इस वॉर से फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आया है। डिमांड डिस्ट्रक्शंस 1.5% 2% का होगा, जैसा कि अभी तक क्रूड में हुआ है, लेकिन डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी मतलब वॉर चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द सीन क्या हो रहा है, सारी कंट्रीज सिल्वर ले रहे हैं। मजबूरी बन गया है, मजबूरी बन गई है। Right. अब आप सिल्वर आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? वेपन्स पे यूज़ कर रहे हैं। इतना वेपन्स तो कभी यूज़ ही नहीं हुआ था। और यूएस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने $6 बिलियन का निवेश का अपना पूरा फंड बनाया है सिल्वर के लिए, ओनली सिल्वर के लिए। और उन्होंने कहा है कि वी नीड 13 क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग सिल्वर फॉर वेपन्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कमोडिटी पहले इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए जानी जाती थी। फिर ये होता था कि चलो भाई सिल्वर बर्तन बनवा लेंगे, थोड़ी सी ज्वेलरी होगी यहाँ पे। अब इससे बहुत सारा बोझ है। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी है, ये क्रिटिकल मिनरल्स भी है, ये इन्वेस्टमेंट भी है, ये आपको ज्वेलरी में भी देख रहा है, ये आपको फैब्रिक में भी है, तो बहुत सा फैब्रिकेशंस में भी है। बहुत ज़्यादा इसका जो रोल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स आप स्ट्रैटेजिक मेटल्स हमारे यहाँ भी होने जा रहा है, क्योंकि सिल्वर पे बेस पे हम लोन ले सकते हैं अब। वेरी ट्रू। अब मुझे आप ये बताएं, सिल्वर के लिए तो आपने कहा वी शेप रिकवरी नहीं होने वाली है, गोल्ड में हो सकती है? मुझे गोल्ड यहाँ पे बेटर लगता है, क्योंकि गोल्ड बड़ी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करता है। और जब यहाँ पे हम क्राइसिस में होते हैं ना, सोना हमारे पोर्टफोलियो को हमेशा यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से रखा है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ। 2-3 यहाँ पे अगर हम ले लें, 2-3 अगर इवेंट्स को हम यहाँ पे ले लें, सोने ने किस तरीके से निवेश दिया है, मैं वो कैलकुलेट कर रही थी। क्योंकि कभी भी हमें हिस्टोरिकल जाके देखना होगा कि कब आया। एक तो हमारा 78-79 का वॉर आया, वहाँ पे सोना ने लो लगाया 880, फिर वहाँ पे वो जाता हुआ हमें दिखा था ऊपर की साइड। दूसरा हमारा 2008 से 2011 का समय था, सब प्राइम आया। फिर हमारा एशियन क्राइसिस का वो टाइम था, थोड़ा सा हमारे एशिया में क्राइसिस आई थी वो वाली, वहाँ से जो सोना उठा तो ये फिर आपको मतलब 680 से ये करीब 1900 के करीब गया ये। तो ये टाइम लेता है, तभी मैंने बोला कि मतलब मिनिमम 7 to 8 months, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल। और फिर अगर हम 2020-22 की बात करें, जब बाद वहाँ से हम लोगों ने 1419 या कि 1500 से कहाँ जाता हुआ देखा, 2200 तक। तो ये टाइम लेगा, लेकिन ये बड़ी स्टेबिलिटी के साथ हायर साइड जाएगा। और जितना फेथ यूएस इकोनॉमी या डॉलर में कम होगा या करेंसीज में कम होगा, इकोनॉमी में कम होगा, उतना ही स्ट्रेंथ सोने का यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सेंट्रल बैंक्स ने 12-13 साल से लगातार बाइंग करी। उससे पहले की स्टोरी ये थी कि वो सेल करते थे सोने को। राइट। इवन वी डिड इट। हाँ 90s में हमने भी सोना को प्लेज करा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अब सेंट्रल बैंक्स किसी भी हाल में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, 2025 में सोना आपको 73,000 से हमारा 1,80,000 चला गया 2026 में। स्टिल सेंट्रल बैंक्स दे आर बाइंग। नंबर्स कम हो गए लेकिन रिकॉर्ड लेवल पे। और चाइना की तो कभी ये नीति ही नहीं रही है कि वो रिकॉर्ड लेवल पे कुछ बाई करे। वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व सब कुछ का बनाते हैं, लेकिन लोअर साइड पे even on record higher price they are buying in record high quantity। इसलिए मैं भी हमेशा ये कहती हूँ मैम कि जो स्ट्रैटेजी हमारे सेंट्रल बैंक्स फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी फिर हमें क्यों नहीं फॉलो करनी चाहिए। मतलब इफ़ एंड बट मुझे लगता नहीं है यहाँ पे फिर कुछ बचता है। अगर जैसे आप भी कहनी कि चाइना तो इतने हायर रेट के बाद भी कंटिन्यूअस खरीदता ही जा रहा है और रिजर्व अपना बढ़ाता चला जा रहा है। इंडिया ने भी बाय द वे वही काम किया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना कर रहा है। तो जो रिजर्व बैंक्स कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, वो काम हम भी कर सकते हैं। मेरे साइड से तो हमेशा ये कहा जाता है। इंडिया ने 25% ऑफ टोटल सिल्वर क्वांटिटी लिया है 2025 में। वी आर वेरी प्रोएक्टिव नाउ। मतलब हमें पता है कि हमें सिल्वर चाहिए, डेटा सेंटर्स में चाहिए, सब कुछ में चाहिए। तो अब हमने 25% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का सिल्वर लिया है। और हमने एलएमई से लिया है, उनके क्लॉजेस थे कुछ। और उनको जब तक पता चला तब तक इंडिया ने वहाँ से मतलब वहाँ पे पोजीशंस लिया था और फिजिकल डिलीवरी ली। तो चाइना और इंडिया हम उनके मतलब एपिक सेंटर हो गए। ये अंदर की बात भी मैम से बात करके मिल जाती है। अच्छा मैम, आपके पास टोटल कमोडिटी मार्केट का अगर मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँ तो कितने साल का है? मैंने ये मार्केट ज्वाइन किया था 2005 में।
जस्ट आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस MCX एंड NCDX, और उसके बाद मैंने रिसर्च में ही ज्वाइन किया था. सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 21-22 ईयर्स इन दिस मार्केट. खास करके ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जब अभी मैं गोल्ड का डेटा देख रही थी तो मैंने ये चेक किया कि वीकली गिरावट के मद्देनज़र अगर हम देख रहे हैं तो बीते 40 सालों में वीकली गिरावट पिछले हफ्ते गोल्ड में जितनी हुई है वो बीते 40 सालों में कभी नहीं हुई है. अब उसमें से 25 साल तो आपने अपनी आंखों से ही देखे हैं. मैं तो डेटा उठा के देख रही हूँ और चेक कर रही हूँ, बट मैम ने तो उन 40 में 25 खुद ही देखे हैं. बिल्कुल. तो ये इतना अच्छा दौर सोने ने देखा और फिर उसके बाद पिछले 40 साल का सबसे बुरा दौर भी सोने ने देख लिया. अब इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बात की है वो बहुत गोल्ड के लिए अच्छी हमने बात की है, पर ये तो सबसे बुरा आंकड़ा और सबसे बुरा डेटा है. 1983 के बाद हम लोगों ने ये आता हुआ देखा है, सबसे फॉल आता हुआ देखा है. और यहाँ पे आप इसे क्राइसिस को ही नहीं कह सकते हैं. क्राइसिस के अलावा इसमें अगर आपने देखा होगा, ट्रम्प के भी स्टेटमेंट आए थे. ट्रम्प साहब ने क्या कहा था कि मैं क्रूड को नीचे ला के रहूँगा, वेदर इट इज़ बाय प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का या फिर वाया एक्सचेंजेस. तो आपने देखा भी होगा कि CME से एक स्टेटमेंट भी आया था कि यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस दिस मार्केट. तो एक डेरिवेटिव मार्केट की जो चाल है उसने भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है इसे. दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन फ्लो ने भी बहुत ज़्यादा किया है. पैनिक सेलिंग यहाँ पे आती चली गई है. इसके बाद क्या है कि 1983 में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नहीं होता था, बहुत मतलब वहाँ पे मैनुअल होता था. अब यहाँ पे क्या है कि मार्जिन कॉल्स आते हैं, वो ट्रिगर्स होते चले जाते हैं. वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है. और जब मार्जिन कॉल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है. 1983 में अगर $100 वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको गोल्ड है और वहाँ पे 16% का मतलब हमारा मार्जिन कॉल लगे, 16% हमने हाइक कर दिया, और अभी के हाइक में बहुत का फ़र्क आ जाता है. तो हमें मतलब वॉल्यूम वाइज हमने देखा है कि निवेशक यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. और दूसरी चीज़ है ये कि वो स्मार्ट मनी में मूव कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि अब जो ट्रेंड बना है और जिस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बढ़े हैं, पहले क्रिप्टोज नहीं थे, एक न्यूट्रल एसेट, क्रिप्टोज नहीं थे, डिजिटल इतनी मतलब कि ट्रेडिंग नहीं होती थी. तो हमें ना शिफ्ट करना एक काउंटर से दूसरे काउंटर में बहुत आसान हो गया है. तो स्मार्ट मनी क्विकली यहाँ पे वो फ्लो कर रहा है एक काउंटर से दूसरे काउंटर. वैसे हम आज बिटकॉइन की बात तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं इन फ्यूचर आपसे चर्चा करना चाहूँ बिटकॉइन की, तो आप सलाह देती हैं बिटकॉइन के ऊपर भी? ये सेबी बैक नहीं है. मैं ट्रैक ज़रूर करती हूँ क्योंकि हमें जब रिसर्च करनी होती है, जब हम पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है ना, तो अक्रॉस द कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एसेट क्लासेस हैं उसको हम ना करें. बिटकॉइन हमारे यहाँ सेबी बैक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है क्रिप्टोज़ का. तो अगर आप एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कभी आप क्रॉस वो देखिएगा, इन्वर्स कोरिलेशन है. बिटकॉइन में पैसा आता था तो गोल्ड से पैसा जाता था, गोल्ड में आता था तो बिटकॉइन में जाता था. सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2026 में भी, मतलब बेरिंग दिस क्राइसिस. क्योंकि क्राइसिस में तो इक्विटी में भी सब में पैसे गए हैं, लेकिन क्रिप्टोज में पैसा आता है तो गोल्ड से जाएगा फॉर द टाइमिंग, गोल्ड में आएगा तो क्रिप्टोज में जाएगा. तो वो एक चीज़ आपको देख के बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि स्मार्ट मनी शिफ्ट कहाँ हो रहा है. तो क्रिप्टोज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको लेवल्स यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ क्रिप्टोज़ के बारे में. कहाँ तक जाएगा ये? तो ऐसा लग रहा है रसातल में चला गया है. बिटकॉइन तो अब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसका जो डाउन साइड है ना, अभी ये रहेगा. और ये करीब करीब मुझे लग रहा है कि ये हॉरिबल होगा बोलना, लेकिन एटलीस्ट ये 51-45 के करीब जा सकता है. मुझे पहला एक्सपर्ट, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैंने जब से ये पॉडकास्ट चैनल पैसा बोलता है शुरू किया है, मेरे पास पहले एक्सपर्ट आज आप ऐसी हैं जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर कुछ बात भी की है या उसका लेवल बताया भी है. ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं और इसलिए मैं बिटकॉइन के ऊपर कभी चर्चा कर ही नहीं पाती हूँ. लगे हाथ फिर ये भी पूछ ही लूँ कि अब जब इतना डाउन हो गया है और आगे का आप लेवल भी बता रही हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक होगा क्रिप्टो में पैसा डालना? क्रिप्टो एक न्यूट्रल एसेट क्लास है, तो आप ये नहीं कह सकते, मैं क्रिप्टोज़ के बारे में ये नहीं बोल सकती. मैंने एक कहा कि ये गोल्ड के साथ इन्वर्सली कोरिलेटेड है, लेकिन इसके अपने कुछ फंडामेंटल्स होते नहीं हैं. जैसे मैंने बोला कि क्रूड अब जाएगा तो इक्विटी नीचे आएगा. आप जैसे कि 2 मार्च से अभी तक इक्विटी और क्रूड का चार्ट लगा लें, क्रूड को देख के आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं.
बिल्कुल ऑपोजिट वो इन्वर्स जा रहा है। Right. लेकिन क्रिप्टोज में आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल न्यूट्रल एसेट क्लास है। तो मुझे लग रहा है कि ये तब बढ़ेगा जब सारे एसेट क्लास में लगेगा कि मूवमेंट्स हो चुकी हैं, तब इसमें फॉर द टाइमिंग टेम्पररी पैसा आएगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टेबिलिटी अभी देता हुआ नजर आएगा पोर्टफोलियो को। और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए आपकी क्या सलाह है निवेशकों को? गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्हें पैनिक हो सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बॉटम नहीं बना। अभी नहीं बना है बॉटम? बॉटम अभी नहीं कान बना खोल है। के सुन लो, अभी बॉटम नहीं बना है। बॉटम बिल्कुल। क्या हो सकता है गोल्ड सिल्वर का? इसमें एक मैं देख रही थी, फिबोनाची से मैं देख रही थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो पहला लेवल यहाँ पे निकल के आएगा 1,27,000 मतलब आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब लगभग हम लोगों ने 200 डेज का मूविंग एवरेज बाहर टच करा है, यहाँ नहीं करा है। मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट लेवल होगा यहाँ पे आने का वो हो सकता है 1,27,000 बिटवीन 1,16,000। अब आप बोलेंगे कि इतना लंबा रेंज, जो कमोडिटी एक दिन में 10,000 का मूव दे रही है उसका जो सपोर्ट का रेंज होगा वो अब यहाँ पे लंबा बनेगा, क्योंकि हमने बड़े मूव्स यहाँ पे आती हुई देखी हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,16,000 से 1,25,000 ही हम मान के चलते हैं, 1,27,000 वहाँ पे हमें स्टैगर्ड वे में करना होगा। और मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना इस मार्केट में कि आप एज अ मतलब SIP इसमें निवेश करें, भले ही आपका ETF हो या आप फिजिकल में जा रहे हैं, एट ए टाइम आप सारा पैसा ना लगाएं। अभी मैं कहूँगी कि अभी जिस लेवल पे हम यहाँ पे खड़े हैं 1,40,000 के करीब है, मुझे लग रहा है कि 1,37,34 आता है, आप 25% एटलीस्ट लेके रख लीजिए। नीचे आता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि और बाइंग करेंगे और SIP की तरह बाइंग करेंगे। ऑन एन एवरेज 1 साल बाद आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में और अच्छा दिखेगा। वाओ, लेकिन अभी आप डाउन होता ही देख रही हैं गोल्ड को? मुझे लग रहा है कि नॉइस क्लियर नहीं हुआ, डस्ट सेटल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना कि गोल्ड में इतनी फॉल क्यों आई, मैं ना एक चीज़ देख रही थी कि इतनी फॉल जब आप क्राइसिस में हम आते हैं, सपोज़ हम ही क्राइसिस में आ गए, हमें बिल्कुल कैश की ज़रूरत है, तो हम उस एसेट क्लास से निकलेंगे जिसमें ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। गोल्ड जितना प्रॉफिट तो किसी ने दिया ही नहीं, निफ्टी ने नहीं दिया, किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दिया। Right. और क्रॉस द ग्लोब तो सबसे अगर आप बोलेंगे कि गोल्ड यहाँ पे नीचे आ गया, स्टिल 73,000 से अभी ये 1,40,000 के करीब है। जिन्होंने 70, 75, 80 पे किया हुआ है, स्टिल दे आर इन प्रॉफिट। तो जब पैसा निकलना होगा तो वो इक्विटी से नहीं निकलेंगे, उनको पता है कि जब यहाँ से हमारा एवरेजिंग करूँगा मैं, या तो फिर ऊपर आएगा तो निकलूंगा। गोल्ड में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। राइट, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने गोल्ड और सिल्वर से पैसे निकाले हैं, स्टिल दे आर इन द प्रॉफिट। जो लोग 2024 और 2025 के बिगिनिंग से यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है गोल्ड और सिल्वर में पैसा जाने का। तो गोल्ड का आपको बॉटम लाइन जो है वो मैम की तरफ से बताया जा चुका है, और इसी बात पर फटाफट से पहले पॉडकास्ट को आपको लाइक करना है। सिल्वर की बॉटम लाइन अभी भी आपने नहीं समझाई है मैम, वो कहाँ तक गिर सकता है? सिल्वर मुझे ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है। सिल्वर मुझे लग रहा है कि $58 जो कॉमिक्स ट्रैक कर रहे हैं ये उनके लिए है, और काफ़ी लोग कॉमिक्स को ट्रैक करके फिर अपनी मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट की बात की जाए, उनको बेस्ट लेवल मिलेगा 2,10,000 से लेके 1,90,000 का, 190 से लेके इनफैक्ट वो 217, 218 वाले जोन में भी कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़े से रह जाते हैं कि अरे उन्होंने तो 2,20,000 बोला था, वो 25,000 से रिवर्स हो गया। राइट, ऐसा भी होता है और वो हमें बड़ा रिग्रेट होता है कि यार 2,000 से हमारा पॉइंट रह गया। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रेंज बोलती हूँ कि उनको 1,90,000 से लेके 2,15,000 वाला एक जोन है, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर हम मतलब 2026 की बात करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक मेटल है, मतलब अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे एक हर्डल आता हुआ दिख सकता है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन टारगेट रखना होगा 2026 के लिए। एक तो हम यहाँ पे 3 लाख का रखेंगे, फिर यहाँ पे 3,25,000 का पहला रखेंगे, और जो अल्टीमेट यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होती है वो 3,50,000 का होगा। लेकिन यहाँ पे 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख की बात 2026 में नहीं करनी चाहिए। पर अभी जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से अगर आपको ये सांत्वना भी मिल रही है मार्च के महीने में कि आखिर तक 3 लाख हो जाएगा, अब वो 3,15, 3,25 कितना होगा वो बात की बात है, तो मुझे लगता है ये भी मार्केट के लिहाज से अच्छा है, ये लेवल भी अच्छा है। आप मानती हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसकी रिकवरी रेट्स को देखिए, हम लोगों ने 1,20,000 आता हुआ देखा, फिर ये फॉल 2 दिनों तक कहाँ तक आया था, ये आया था 60 से नीचे चला गया था, $60, $1,20, $60 हाफ प्राइस हो गया। उसके बाद जो रिकवरी आई थी $60 से, वो $94 की थी।
यानी कि 60 से आप $34 का हायर साइड देख रहे हैं, मोर देन 50%। Right. तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करके नॉर्मल चलूँ, $70 है, मैं 50% डालूँ तो ये तो 100 की तरफ आ रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे $90 बोला है। और अपने बाज़ार में बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्शक होते हैं वो अपने MCX टर्म्स में जानते हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस 4,20,000 से कितना नीचे आया था? वो नीचे आया था करीब अगर मैं बात करूँ, लो था 2,25,000 का। 4,20,000 से इतने नीचे आने के बाद हमने रिकवर होता हुआ कहाँ तक देखा था? हमने रिकवर होता हुआ देखा था 3 लाख तक। तो इसकी जो रिकवरी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब मैं आगे आपसे इन्वेस्टमेंट को लेके चर्चा करने वाली हूँ, ETF को लेके बात करने वाली हूँ कि गोल्ड ETF में कैसे निवेश करें, थोड़ा उसका सवाल रहने वाला है। लेकिन जो ट्रेडर अभी आपको देख रहा है, अब क्या है ना मैम, मैंने तो आपके साथ बस एक आज पॉडकास्ट किया, आप वो 1 महीने बाद अगर जानना चाहे कि आप क्या लेवल सजेस्ट कर रही हैं, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है और क्या आपकी तरफ से मार्केट किधर जाएगा, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, उसको लेके किसी तरह से कुछ राय दी जाती है व्यूअर्स को? इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि उनको डे टू डे रिसर्च से जुड़े रहना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट में जहाँ बहुत सारे नॉइजेज़ हैं ना, ये नॉइज़ को क्लियर करने के लिए वो रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग करें। रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग के लिए कई सारे चैनल्स होते हैं। उन्हें ये देखना है कि जो भी चैनल उन्हें मतलब गाइड कर रहा है वो NISM सर्टिफाइड मतलब एनालिस्ट होने चाहिए, वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस किस तरीके का है। तो इस तरीके से हमारा जैसे SMC का अपना टेलीग्राम चैनल है, कमोडिटी टेलीग्राम चैनल है, और इसका नाम है कमोडिटी मंत्रा बाय SMC। ये मैं शेयर कर दूंगी। और इसमें क्या होता है कि ये मार्केट हमारी बहुत वाइब्रेंट मार्केट है। ये 9 बजे से लेकर रात के 11:50 तक होती है। और इसमें 3 टाइम आपको मिलता है, 3 times यू कैन मेक अ ट्रेड। अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो जापान पहले खुलता है, चाइना बाद में खुलता है, दुबई खुलता है। 3 मार्केट का इम्पैक्ट आता है कब? 9 AM हमारे पास आ जाता है। वो हम थोड़ा नॉइज़ क्लियर होने देते हैं। 9:30 के बाद हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ पे शेयर करते हैं। तो वो हमारा एक टाइम होता है। दूसरा टाइम होता है जब LME ओपन होता है। तो इस मार्केट की ब्यूटी ये है कि जैसे इक्विटी में मतलब 9:30 to 3:30 है, हम ट्रैक नहीं कर पाते ज़्यादा। फिर LME का इम्पैक्ट हमारा आता है 1 से 1:30 बजे के बीच में, वहाँ हमारे दूसरे ट्रेड्स होते हैं। तीसरा ट्रेड हमारा होता है इवेंट बेस्ड होता है, और वो होता है US मार्केट जब ओपन होती है 6 PM ऑनवर्ड्स। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए फंडामेंटल, टेक्निकल्स, वेरियस अपडेट्स और इवेंट बेस्ड कॉल्स, इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजीज, चाहे वो इंट्राडे हो या ऑप्शंस है, फ्यूचर्स हैं, ये सारा हम इंक्लूड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। ओके, और यहाँ आपकी तरफ से ही सिर्फ सलाह दी जाती है या बाकी लोग भी जुड़े होते हैं? ये SMC की कमोडिटी रिसर्च टीम का अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट मिलके और बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जनरेट करते हैं। या तो ये टेक्निकल प्योर होता है, वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो। फिर हम एक टेक्नो फंडा देते हैं, वो उसकी जो मतलब स्ट्राइक रेट्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब आप कहेंगे कि कैसे अच्छी होती है? जैसे मुझे लगा कि फंडामेंटल्स यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि गोल्ड की सीजनैलिटी बढ़ती है अक्टूबर मंथ्स ऑनवर्ड्स, उसका डिमांड बढ़ता है फिजिकल, और टेक्निकल चार्ट हमें दिखा रहा है कि यहाँ से अब यहाँ पे बिल्कुल हम बुल जोन में जा रहे हैं, यानी कि हम अपवर्ड जोन में जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है कि फंडामेंटल्स भी हमें कन्फर्म कर रहा है बाय साइड, टेक्निकल भी कन्फर्म कर रहा है। तो वो कॉल्स होती है टेक्नो फंडा कॉल्स। ये कहीं अलग दिखाई देती है या सेम चैनल पे रहती है? सेम चैनल पे होती है वो, और हम सारे ही फ्लायर्स में अलग लिखते हैं वहाँ पे कि दिस इज टेक्नो फंडा कॉल्स, दिस इज इंट्राडे, दिस इज पोजिशनल कॉल, टेक्निकल बेस्ड कॉल, और इसमें आपको एंट्री और एग्जिट प्रॉपर बताया जाता है। और साथ में क्या होता है कि इस चैनल्स पे हम ये भी देखते हैं कि हम उनके साथ लाइव सेशन करके जुड़ पाए, ये वन साइडेड ना हो। दूसरी बात यह है कि जब कमोडिटी मार्केट होती है तो उसके बड़े ट्रिगर्स होते हैं। जब शाम में डेटा आना शुरू होता है या बिफोर यहाँ पे डेटा आना शुरू होता है, UK से लेके आप अगर देखेंगे सुबह में चाइना, जापान का, इंडिया का, फिर US में जब डेटा आना शुरू होता है फ्रॉम 6 PM टू 8:30, 9 PM, 9:30 PM, हम उस इवेंट्स को कवर करते हुए भी यहाँ पे इवेंट बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को जनरेट करते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको इवेंट बेस्ड, फंडामेंटल, टेक्निकल, टेक्नो फंडा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों में। तो मेरे साथ ये जो आपकी यहाँ बातचीत है, जो मेरा ये पॉडकास्ट है, वो मेरे जितने भी व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका टेलीग्राम चैनल जिसकी अभी आपने बात बताई वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? अब एक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें कि कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ अपडेट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़ा इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज चाहिए और भी ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज चाहिए, इसके लिए हमारा एक प्रीमियम चैनल है कमोडिटी मंत्रा बाय SMC।
अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जुड़ना चाहते हैं तो फिर एक यूट्यूब चैनल भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। वो मैंने मतलब कमोडिटी इनसाइट्स के नाम से ही बनाया है। आपका चैनल है? बिल्कुल, कमोडिटी इनसाइट्स बाय वंदना भारती। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे कमोडिटी मंत्रा हो, हमारा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल हो, ट्रेडर्स को ये चाहिए कि मार्केट खुलने से पहले उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो तैयार रहें। उनको अगर मतलब कोई कैरी फॉरवर्ड है वो भी उनको काटना है, प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है, या उनको तैयारी करनी है कि आज मार्केट किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ हम पॉडकास्ट भी देते हैं डेली, और यहाँ पे हम प्री मार्केट एक समरी देते हैं ताकि वो बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि रात में यूएस की मार्केट बंद होती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। राइट। मेरा हालांकि फोकस हमेशा फ्री वाले के ऊपर रहता है, हम दोनों का लिंक दे देंगे। अब ये तो खैर व्यूअर की मर्जी के ऊपर है कि वो किसको ज्वाइन करता है, लेकिन जो आपका फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें क्या फैसिलिटी मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? इसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेली आपको 2 स्ट्रैटेजीज जो हैं वो मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो फोर्सली ना जुड़े, या फिर वो बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़े। कब हमने एग्जिट कराया, कब हमने एंट्री कराया, कब हमने उनको हटाया, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। वो ट्रेलर आपका वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल। फिर पूरी पिक्चर के लिए आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है। इसमें हमारे मतलब 2 बार हम इन्हें टेक्निकल लेवल्स भी देते हैं कि ये कमोडिटीज़ हैं, ये एग्री हैं, ये मेटल्स हैं, ये एनर्जी है, ये किस तरीके से मतलब ट्रेंड क्या है, इनके सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो थ्रू आउट द डे उनको मतलब मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं। लेकिन जो मेन हमारा जो सर्विस होता है वो फिर प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने के बाद सबकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, चाहे वो नंबर ऑफ़ कॉल्स हो, इन्फॉर्मेशंस हो। जैसे कि हम कोई भी डेटा आता है तो उस डेटा को एनालाइज करके उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे क्या होगा, किस पर्टिकुलर कमोडिटी पे क्या होगा, वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं प्रीमियम चैनल पे। राइट। और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपका फ्री वाला चैनल है उस पर ही आप जितनी सलाह या रिपोर्ट शेयर करते हैं उसके आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है। हाँ, वेरी ट्रू। तो हम दोनों का ही लिंक देंगे और वो व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा आपको मालूम ही चल गया कि फ्री वाले चैनल पे एटलीस्ट आप जाके ये तो चेक कर ही सकते हो कि वंदना जी की जो टिप है वो किस तरह की है, आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है बिल्कुल। और फिर आप मूवी देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रेलर जब तक पसंद नहीं आएगा वंदना जी मूवी कोई भी नहीं देखेगा। ये हमारे साथ भी है। वेरी ट्रू। अब मैंने जैसे कहा था कि मैं इन्वेस्टर के लिए आगे आपसे सलाह लेने वाली हूँ। पहले तो मुझे आप ये बताएं, हम में से ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, अगर आप भी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हम कौन सा ETF चूज़ करें, क्योंकि कोई ETF हमें हल्का सा ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है, कोई ETF हमें थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा होता है, और इस कन्फ्यूजन में मुझे लगता है कई लोगों का निवेश भी थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये क्यों होता है और आपकी फिर सलाह क्या है? मैं इस पे 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक तो एक्सपेंस रेशियो देखना होगा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हर ETF का अपना ट्रैकिंग एरर होता है, जिसमें सबसे कम ट्रैकिंग एरर हो ना वहाँ पे निवेश करना चाहिए। और दूसरा होता है हम एक्सपेंस देखते हैं। और एक चीज़ जो मैंने 2025-26 में मैंने पेन देखा है निवेशक का, उन्होंने ये कहा है कि जो रिटर्न हमें MCX में दिखता है वो हमारे अपने ETF में नहीं दिखता। वो पेन मैंने फील करा। तो मैं उन्हें यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे सेबी ने अलाउ करा है, अब जो हम ट्रैक करेंगे वो हम MCX प्राइस को करेंगे। ओके। पहले हम क्या करते थे कि LBMA प्राइस को करते थे, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, क्योंकि वो फिजिकल के लिए जाना जाता था। तो हमारा ETF जो है वो LBMA को फॉलो करता था। तो हमारे मतलब कि MCX के प्राइस में और ETF के प्राइस में डिफरेंस आता था। ये मैं बहुत बार मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू भी क्लैरिफाई कर चुकी, क्योंकि बहुत बड़ा पेन एरिया था। अब यहाँ पे जो ETF के निवेशक हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम मार्च में MCX के प्राइस को अप्रैल ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक तो वहाँ पे कुछ दिन की और बात है। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट इस न्यूज़ का वेट कर रहा था, अब ये करेक्शन आ रहा है। और इसे मैं पैनिक नहीं, इसे मैं वैल्यू बाइंग बोलूँगी। पहले तो आप इसको करेक्शन कह रही हैं, क्रैश नहीं कह रही हैं। क्रैश नहीं कह रही हूँ मैं, बोल रही ये करेक्शन है। और ये क्रैश भी आप इसे अगर कहते हैं कि 20% के बाद एक बेयर मार्केट में आ जाता है कोई भी चीज़,
ऊपर से 20% करेक्शन हो तो ये बेयर मार्केट की डेफिनेशन हो। लेकिन जो यहाँ पे 130% बढ़ गए हैं उनके लिए 20% आप बेयर मार्केट नहीं बोल सकते कि वो बेयर मार्केट में आ गया, क्योंकि उसने एक साल पहले मतलब डबल का रिटर्न भी तो दिया है। हमें वो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करनी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा करेक्शन है जहाँ से वैल्यू बाइंग आएगी। तो आपको देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, लिक्विडिटी देखनी है कि वो फंड लिक्विड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको ट्रैकिंग एरर देखना जिसमें सबसे ज़्यादा कम हो। जैसे कुछ होते हैं, जैसे टाटा है, वहाँ पे मैंने कम देखा है, एक्सिस में मैंने कम देखा है। हालांकि वो खुद से भी इसको एनालाइज करें और फिर कर सकते हैं निवेश। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे जो भारत है ना, ये ट्रेंड ट्रैकर से हम प्राइस टेकर नहीं बनेंगे, हम प्राइस सेटर बनने की दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि चाइना, अभी हम ये दूर का लग रहा है कि ये तो दूर की बात है, लेकिन फिजिकल में हम सेकेंड लार्जेस्ट बायर हैं। तो चाइना को अब हम ट्रैक कर रहे हैं कि चाइना में सिल्वर में, गोल्ड में क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से गिफ्ट सिटी में हमारा बुलियन एक्सचेंज है, इंडिया का अपना बुलियन एक्सचेंज है, तो हम फिजिकल में जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने बुलियन एक्सचेंज को यहाँ पे ETF का प्राइस सेटर मानेंगे। वाह! लेकिन आप क्या हमें आपका फेवरेट ETF का नाम बता सकती हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 नाम मैं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये endorsed disclaimer तो नहीं मैं है। हमेशा व्यूवर्स को देती हूँ हाँ। कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, वरना जी कतई आपको नाम बता के ये नहीं कह रही कि आंख बंद करके इधर पैसा लगा दो। खुद R&D करो, आपके वित्तीय सलाहकार से पूछो। ये किसी भी तरह से निवेश से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। Right. मैं यहाँ पे ना एक लॉजिक लेना चाह रही हूँ। इसमें मैंने 3 क्राइटेरिया को रखा जो मैंने आपसे शेयर किया: लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो। इसके हिसाब से पहला तो टाटा आता है। टाटा मुझे लिक्विडिटी के हिसाब से अच्छा लगता है। फिर आपको निपॉन का ETF का गोल्ड बीज है, फिर निपॉन का ही सिल्वर बीज है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन 2-3 चीज़ों में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। फिर मुझे एक्सिस भी बढ़िया लगता है, ICICI प्रू है। तो जो 4-5 हमारे सबसे मोस्ट लिक्विड है, हमें उसमें जाना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये वंदना मैम आपसे कि अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं एड यार्डेनी, उनकी तरफ से भी कहा गया है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कियोसाकी साहब जो गलत भविष्यवाणियां करने के लिए अब मुझे लगता है जाने जाते हैं, दोनों ही की तरफ से कह दिया गया है। मैं कोट करूंगी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एड यार्डेनी का। उनका कहना है कि 2029 तक, वो 26 की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 2029 तक सोना $10,000 हो जाएगा। तो आप डेकेड के एंड में देख रही हैं गोल्ड $10,000? मुझे लग रहा है कि बहुत लॉजिकली चलना चाहिए। मुझे आपने कहा ना, मैंने कुछ साइकिल्स यहाँ पे देखे 6500 तो आपने 2026 का ही बता दिया। 26 का नहीं, 27 का वो हो सकता है। मतलब हम 26 का उसको लेके नहीं, 27 का हम उसको लेके चल सकते हैं। हाँ। और इसमें टाइम लगेगा आने में। और मुझे एक बहुत बड़ा वो याद है कि 2008 की बात है, जब यहाँ पे $147 क्रूड गया था। फिर गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई थी, उस समय बुश थे मिडिल ईस्ट में उस समय, और वो कोई एग्रीमेंट करने गए थे। उस समय गोल्डमैन सैक ने निकाल दिया कि $200 आ जाएगा क्रूड ऑयल। और वहाँ से क्रूड ऑयल कितना आया था? $34 आया था, इमेजिन। जबकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के ऊपर तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, मीडिया में तो बहुत बात होती है उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर। फ्रॉम दैट डे आई नेवर एवर रेफर सम रिपोर्ट्स। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास इतना डेटा होता है, चाहे हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि हम साइकिल्स को देख के हम अंदाज़ा थोड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टडी करके कि किस तरीके की मूवमेंट बन रही है। और ये इसके लिए मैं ऑप्शन चेन्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि अगर 2029-30 की बात करूँ, इसमें कुछ लॉजिकल उन्होंने बोला है, मैं इसे डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि डीडॉलराइजेशन बहुत तेज़ी से होगा यहाँ पे। जिस तरीके का मतलब जियो पॉलिटिक्स बन रहा है, US ने जैसे मतलब वो सपोर्ट नहीं कर पाए, वो सेफ गार्ड नहीं कर पाए अपने लाइफ को। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि 2029-30 तक यहाँ पे एक बारी हम $75 $100 तक आता हुआ देखें। तो इस लिहाज से, आपकी कही हुई बात के लिहाज से, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर को रखते हैं, वो 20% से 50-60% कितना भी हो सकता है, उन्हें क्या अपना रेशियो बढ़ाना चाहिए? 2026 में हम देख रहे हैं 4400, और आपकी बात मान के ही मैं देखूं, अगर $7,500 तक तो आप बता ही रहे हो ना कि 29-30 तक होगा। डेटा वाइज चलेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, बताइए। डेटा वाइज चलेंगे तो 2011 से 17% का CAGR है गोल्ड का। निफ्टी का 13% के करीब है। डेटा अपने आप में कह रहा है कि ये मौका मिला है, इसको
चूकना मत यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें 4,20,000 पे फोमो था, वहाँ पे मैंने मना किया था। मैंने 350 के बाद बोला था कि नाउ इट इज़ स्पेकुलेटिव, ऑल स्पेकुलेटिव, जनवरी वाज ऑल स्पेकुलेटिव। तो मैंने बोला था ये फोमो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 17% का CAGR दे रहा है उस काउंटर पे हमें यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं 10 to 15%, वो बुकिश लैंग्वेज मतलब हमारे दिमाग में होता है 10 to 15%। आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट टूवर्ड्स 20%, 20-25% आप यहाँ पे रखिए। और कुछ तो है कि सेबी ने अब अलाउ करा है म्यूचुअल फंड्स को कि वो 30% तो गोल्ड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। वो बढ़ा रहे हैं अपने उसको पोर्टफोलियो में, तो हम क्यों नहीं उसे 20-30% तक लेके जाएं? राइट, सेबी ने कितना बड़ा स्टडी किया होगा इससे पहले कि वो म्यूचुअल फंड्स को अलाउ करे 30% तक, तो हम क्यों नहीं 20-30% खुद से जा पाएं? हमें किसी सेबी की जरूरत नहीं है, हम अपने पोर्टफोलियो में PMS हम खुद मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इक्विटी को रखिए, इक्विटी का साइकिल बहुत बढ़िया आएगा। ये एक बार क्रैश आ जाए इसके बाद एक बहुत बढ़िया साइकिल बनेगा। इक्विटी को छोड़ना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को कम से कम 25% तक लेके जाइए। एक बार क्रैश आ जाए, आपने बोला क्रैश आ गया नहीं है मार्केट में? मुझे लग रहा है कि क्रैश आ गया है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इट्स ओनली अबाउट 5 to 7%। तो मुझे लग रहा है कि 5 to 7% के लिए हमें अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करनी चाहिए। अब लगे हाथ फिर ये भी बताइए कि गोल्ड में कितना % हो और सिल्वर में कितना % हो? अगेन मैं जाना चाहूँगी उस रेशियो के साथ। जो रिस्क हैंडल कर सकते हैं उनको 60-40 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 50-50 रखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात में यहाँ पे निवेश की बात कभी भी यहाँ पे 2-3 साल से कम की नहीं होती है। पहले तो ये ध्यान में रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि 50-50 आप रखिए यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रिस्क टेकिंग है उनके लिए ये 60-40 का होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर तभी गिरेगा जाके जब तक उसका सब्स्टिट्यूट ना आ जाए। गोल्ड का सब्स्टिट्यूट वैसे मैंने आज ही पढ़ा कि आ गया है शायद मार्केट में। जो हम बना रहे हैं, हाँ, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, हाँ, जैसे हम लैब ग्रोन डायमंड देख रहे हैं, लैब ग्रोन गोल्ड का भी आया है, right. लेकिन उसकी कॉस्टिंग फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा है। सिल्वर की आ सकती है। सिल्वर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, मैंने बोला 50-50 तभी बोला क्योंकि एक क्लासिक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। लेड का प्राइस, निकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड थे। निकल के प्राइस की जगह चाइना ने यूज़ करा पिग आयरन, और उसके बाद हम लोगों ने 2200 से हम लोगों ने डाउनफॉल देखा था 400 का सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट। फिर आप एक चीज़ देख सकते हैं, लेड बैटरी बनती थी, लेड बैटरी के बाद आया लिथियम, लिथियम के प्राइसेस 400% बढ़ गए थे, और लिथियम के प्राइसेस बढ़े, उसके बाद आ गया सोडियम आयन बैटरी, और वहाँ से लिथियम के प्राइसेस फिर 250% वहाँ से गिर गया। हाँ। तो जब तक सब्स्टिट्यूट ना आए तब तक प्राइसेस ऊपर रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट मिल जाता है बाजार को सस्ता, तो प्राइस जाके वहाँ पे नीचे आता है। लेकिन सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ इट इज़ स्ट्रैटेजिक रिजर्व। रशिया सिल्वर खरीद रहा है, रशियन सेंट्रल बैंक सिल्वर खरीद रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि ये कोई कॉपर है, कॉपर को भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये कोई कॉपर है। कॉपर तो पूरा इकोनॉमी को कहते हैं कि PhD ऑफ इकोनॉमी, तो कोई साधारण मेटल लेके हम नहीं चल सकते सिल्वर को। सिल्वर की डिमांड बनी रहेगी। आपसे मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अनुभव बोल रहा है। मैं ना छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। हाँ। जब हम ये मोबाइल है, हम इसके सिम कार्ड को बदलते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं, हम सिल्वर डस्टबिन में डाल रहे हैं। लेकिन जब हम गोल्ड का छोटा सा भी एक होता है ना, तो हम बचा के रखना, वो सुनार के पास जाके दोबारा बनवाना है हमें। हाँ। तो जो रिसाइकलिंग है गोल्ड की वो बहुत सुपर डुपर है, लेकिन सिल्वर में हम सोचते ही नहीं है। सिल्वर हम सोलर पैनल को भी कबाड़े को दे देते हैं कि भैया ये ले जाओ, ये हमारे लिए अब काम का नहीं रहा। हम सिल्वर दे रहे हैं उन्हें, बिल्कुल एक तार होता है सिल्वर का, और हम उन्हें सिल्वर दे रहे हैं। और वी आर नॉट बॉदर कि हमें उस सिल्वर को हटाना है उसमें से, हम सीधे बोलते हैं ले जाओ भैया, ये हमारे काम का नहीं है। तो इस जो स्क्रैप जा रहा है ना सिल्वर का, वो रिसाइकल नहीं हो रहा, और धीमे धीमे दुनिया से ख़त्म होता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये इंटरेस्टिंग है। गोल्ड हम खरीदते हैं तो 30% रिजर्व सेंट्रल बैंक्स के पास है। एनी टाइम अगर आप सोचो क्राइसिस आ गया, गोल्ड की डिमांड आ गई, दे हैव द रिजर्व। ऑयल में रिजर्व वो निकाल रहे हैं, लेकिन ये रिजर्व सिल्वर में नहीं है हमारे पास। वेरी ट्रू। ये आता है कंज्यूम हो जाता है, आता है कंज्यूम हो जाता है, और इसे हम फेंक भी रहे हैं। इस और कोई सोच रहा है? पहले तो हम सोचते थे कि वो जो चांदी की वर्क चढ़ाई जाती थी मिठाइयों के ऊपर, बस उतनी चांदी हम क्लासिक एग्जांपल आपने दिया है। आपने दिया है। वो चांदी फिर वापस मिलनी नहीं है, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर का अपना कोई माइंस 30% ही है, बाकी ये बाई प्रोडक्ट है। ये तो बहुत बड़ा वो है। अब आप देखेंगे कि ये बाई प्रोडक्ट की बात क्यों आ रही है। अब जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, जब हम कम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर आयरन ओर ही कम निकलेगा या कोई और कम निकलेगा,
तो इसका मतलब है सिल्वर भी कम निकल रहा है। आप बातों बातों में कुछ ऐसा कह जा रही हैं कि मुझे दूसरा सवाल पूछना पड़ रहा है। अब अभी आपने बातों बातों में कह दिया कि जब हम देखेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, तो वो नज़दीक आप देख रही हैं क्या? मुझे लग रहा है कि एक अगर ये 2-3 महीने पे हिट करेगा ना, तो एक रिसेशन यहाँ पे आने का इम्पैक्ट स्लो डाउन का आएगा। आप बोलेंगे कि ये क्यों आएगा, 2 वॉर तो पहले ही मतलब वर्ल्ड देख रहा है। इस बार यूएस इन्वॉल्व है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो क्यों इतना बोल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, उनके एलाइज का दबाव आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, आप एशियन इकोनॉमीज़ में वॉर कराया है आपने, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। यहाँ इंडिया और चाइना है अकेला जो कि पूरे मतलब वर्ल्ड का आधा पॉपुलेशन लेके बैठा, उससे ज़्यादा। उनको सेटिस्फाई करना उनकी नीड को, चाहे वो फूड हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो। और यहाँ पे गड़बड़ी हुई ना, तो मुझे लगता है कि रिसेशन हिट कर सकता है, कि आधी से ज़्यादा जो मतलब पॉपुलेशन है वो हमारे कॉन्टिनेंट में है। तो हमारा अगर गड़बड़ हुआ तो रिसेशन के चांसेस होंगे यहाँ पे। हालांकि मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, बिल्कुल होनी को कौन टाल सकता है। अब मुझे मैम आप एक और लास्ट सवाल का जवाब दें कि आपके हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्या है, या आपका फेवरेट क्या है? पहले मेरा फेवरेट होता था बॉन्ड, SGB। वो आइसिंग ऑन द केक होता था, 2.5% का एक इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब वो मिल नहीं रहा, प्राइमरी ट्रांच आ नहीं रहा। तो अब मैं जाना चाहूँगी, प्रोफाइल वाइज जाना चाहूँगी। जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ETF है। 120, 110 से हम पूल कर सकते हैं अपने मनी को। तो मुझे लग रहा है कि छोटा प्रोफाइल, और आप यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा मतलब वोलाटिलिटी को प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, तो आपके प्राइस के हिसाब से वो ETF आपको बढ़ता घटता रहेगा। और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही चाहिए। वो चीज़ है, जो लोग यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट है शादी को लेके, कि उन्हें शादी मतलब बच्चों की शादी करनी है या गिफ्ट पर्पज़ है, वो फिज़िकल में जा सकते हैं। और मुझे एक चीज़ लग रहा है कि फ़िज़िकल में जाने के लिए जिनको इमीडिएट ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट नहीं है, वो यहाँ पे कट्स लेके भी रख सकते हैं। 50 ग्राम का ले लिया, बिस्किट्स ले लिए, वहाँ पे आपको 3% GST के साथ वो मिल जाता है। उसमें हम मेकिंग चार्जेस से बच जाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो मतलब यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में खास करके ऑप्शंस है, क्योंकि कम मार्जिन के साथ एक हम यहाँ पे सेफ प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रोफाइल वाइज हमें यहाँ पे बांट के चलना चाहिए, ETF, देन गोल्ड, फिजिकल, और फिर हम यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट में हमें आना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट। और ऑप्शंस में काम मोस्टली वो ही करें जिन्हें इसके बारे में समझ है, जानकारी है। बिल्कुल। समझ की कमी है तो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैम ने आपको पहले ही बता दिया है, वहाँ पे जाके आप थोड़ा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को मांझ लो थोड़ा। बिल्कुल। एक बार आप फ्री चैनल ज्वाइन करो वहाँ पे। और सिर्फ चैनल ज्वाइन करने की बात नहीं है मैम, इतना सारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी कई सारे इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैंने देखा है कि इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे हम CME की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ सिमुलेटर्स होता है ना, हम गाड़ी सिमुलेटर्स में देखते हैं, वैसे आप पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। कुछ नहीं, हम एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। हाँ, हमें वहाँ खुद का पैसा लग नहीं रहा है, हम डेमो ट्रेड करके देख लेते हैं 2 महीने। ओ वाह, हम क्यों ना हम मतलब उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमें ऑनलाइन इतना बढ़िया मिल रहा है। CME का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। तो मैं आई वॉज क्वाइट अमेज कि ये इतना अच्छा, मतलब इतने दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। हाँ। और वहाँ पे आप डेमो ट्रेड कर लीजिए। जब आपको लग रहा है कि ठीक है मैं वेल वर्स्ड हो गया, मैं संभाल सकता हूँ ऑप्शन के मतलब पोर्टफोलियो को, फ्यूचर्स को मैं संभाल सकता हूँ, तब हम रियल मार्केट में आते हैं ना। हम 2 महीने रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। और 2 महीने बल्कि फिर आपकी और पुख्ता तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आप मार्केट आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया, ठीक है इसे मैं कहीं डेमो ट्रेड में डाल के देखता हूँ, वो सबसे बढ़िया है। आप बैक टेस्टिंग खुद का करो। हाँ। और जब आपको लग रहा है कि ठीक है मतलब इट्स फाइन, देन गो फॉर इट। आप रियल ट्रेड में तब आइए। और अगर आपको ये लग रहा है कि वंदा मैम जो बता रही है वो ठीक बता रही हैं, तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि मैम बिल्कुल आपने जो कहा था वैसा हुआ, मैंने चेक किया और आजमा चुका हूँ मैं। क्योंकि जब ऐसे कमेंट्स आते हैं मैम तो बाकी लोगों का भी भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो ये तो मुझे लगता है हमारा भरोसा तब बढ़ता है जब वो बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ और हमारा पोर्टफोलियो सेफ है। वो सबसे बड़ा बूस्टअप होता है। हाँ। क्योंकि जब कोई बोलते हैं ना आपने सही समय पे निकाल दिया, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो आपने सही समय पे निकाला, आपने 4:20 पे बोला था स्पेकुलेटिव हो गई है रैली, अब यहाँ से निकल जाओ, वो कमेंट्स आपको ना मतलब बता नहीं सकते कितना एनर्जी देता है। और फिर आपको लगता है कि डिग डिपर
आप और पढ़ो और जानो और फिर और मतलब समय से उनके साथ मतलब कम्युनिकेट कर पाओ कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। हालांकि बॉटम और टॉप ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत वेरी मुश्किल ट्रू। है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको नियर फ्यूचर गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ तक जा सकते हैं ये भी मालूम चला है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 2029 तक 30 तक क्या टारगेट अपने दिमाग में रखें वो भी आपको मालूम चला है। आपको ETF फंड्स के नाम मैम की तरफ से बताए गए हैं। ऑल्दो मैंने तब भी डिस्क्लेमर दिया था, अभी भी मैं दे दूं कि वो सीधे निवेश की कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैम के फेवरेट क्या हैं वो आपको मालूम चला है। 21 साल का अनुभव वंदना मैम के पास है और वो पूरे पॉडकास्ट में झलका भी है उनकी बातों में। तो इसीलिए आप वंदना मैम के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना टाइम दिया और समझाया सोने और चांदी के बारे में। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इतने लोगों तक ये रीच आएगी ना, मुझे लगता है कि जो हम जान रहे हैं और जो हम सही जान रहे हैं वो जगह पे जाना चाहिए और मतलब फंड्स फंसने नहीं चाहिए, राइट। है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। सेम हियर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।